जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, अपने 7th क्लास की ज्योग्राफी चल रही है और 7th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर हमने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लिया। अब हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं और तीसरा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। तो पृथ्वी मतलब हमेशा कुछ न कुछ पृथ्वी पर परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसी पर आधारित है ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो स्थल मंडल है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है और उन्हें क्या कहा जाता है? स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, मतलब चारों तरफ गति करती रहती है। धीमी गति से क्या करती रहती है? चारों तरफ घूमती रहती है या गति करती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ये प्लेट हमेशा चारों तरफ धीमी गति से घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है और पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है उसमें गति के कारण यह ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है और पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अंदर, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और जो प्लेटें इस तरीके से घूमती रहती है और इन गति के कारण क्या है? पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो भी क्रिया पृथ्वी के अंदर घटित होती है उसे क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बहिर्जनित बल कहा जाता है और एक्सोजेनिक फोर्स भी कहते हैं इसको। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति से गति उत्पन्न करते हैं। अंतर्जनित बल कभी क्या है? आकस्मिक, अकस्मात मतलब अचानक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति से। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूकंप और ज्वालामुखी आ जाते हैं तो आपने देखा होगा पृथ्वी की सतह पर बहुत हानि होती है। पृथ्वी की गतियां के अंतर्गत इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। दो प्रकार के ये होते हैं बल। एक तो अंतर्जनित जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है और बहिर्जनित जो पृथ्वी के बाहरी भाग में घटित होता है। तो अंतर्जनित बल के अंतर्गत आकस्मिक बल भी होता है और पटल विरूपण बल होता है। आकस्मिक बल के अंतर्गत होते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये अचानक होने वाली प्रक्रिया है। और पटल विरूपण बल पर्वत निर्माणकारी बल। और दूसरा है बहिर्जनिक बल। बहिर्जनिक बल के अंतर्गत अपर्दन और निक्षेपण भी होता है। नदी या बहता जल, तो ये अपर्दन और निक्षेपण किसके द्वारा होता है? नदी या बहते जल द्वारा, पवन द्वारा, समुद्री तरंग, हिमनद आदि। ये क्या है? ये बहिर्जनित बल के उदाहरण है। ज्वालामुखी भूपरपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी क्रिया जो घटित होती है तो जो भूपरपटी है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उस पर एक खुला छिद्र होता है और वो क्या है? अंदर तक, वो छेद अंदर तक होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा पिघल जाता है वो अचानक क्या है? बाहर निकलता है। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन
पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। जो ये कंपन है उसको क्या कहा जाता है? भूकंप कहते हैं। भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जो भूप्रपटी है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, उसके नीचे जो कंपन आरंभ होता है तो उसे उद्गम केंद्र भी कहा जाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो सर्वाधिक हानि कहाँ होती है? अधिकेंद्र के निकटतम भाग में। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है और भूकंपीय तरंगे होती है जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। और भूकंप का उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। किसे कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र? वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और भूकंप की जो तरंगियां होती है, भूकंपीय तरंगे होती है, वो कितने प्रकार की होती है? तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। जैसे पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरी एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और तीसरी है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात कर सकते हैं हम। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, पहले से हम ज्यादा भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की जो उत्तेजना होती है उसका अध्ययन, सांपों का धरातल पर आना, मतलब जब भूकंप आने वाला होता है तो सांप क्या है? धरातल पर आ जाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर रहते, वो बिल के अंदर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर बिल बना के उसमें रहते हैं, तो वो क्या है? धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। और आपको पता है भूकंप कहाँ आया था? 26 जनवरी 2001 को तो गुजरात जिले के भुज में आया था भूकंप। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की क्या हो गई थी? इसमें मौत हो गई थी। भुज की तबाही में फोन लाइन, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, मतलब वस्तुओं के गिरने और उसको क्षति पहुंचा सकता है 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप। और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप से दौरान बचाव की तैयारियां, मतलब बचाव कैसे करना चाहिए? सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में इनसे दूर रहे।
किनसे दूर रहे? आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेमों से दूर रहे। और पहले से कैसे तैयार रहे? अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए एवं आपदा का सामना विश्वास के साथ करे। मुख्य स्थलाकृतियां। अक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की सतह पर जो शैलें होती है, चट्टानें होती है, उनके टूटने से अपक्षय की क्या होती है? अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। मतलब अपरदन में क्या होता है कि भाई उस स्थान की मिट्टी उस जगह से कट के दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दी जाती है, जिससे क्या है कि कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जो दृश्य भूमि हमें दिखाई देती है वो नदी के जल से उसका क्या होता है? अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहती है। जैसे सांप चलता है ना, ऐसे तो वो मोड़दार मार्ग में क्या करती है? बहती है मैदानी भाग में। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। मतलब अपने साथ साथ जल के साथ साथ मिट्टी का कटाव भी होने लग जाता है और मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और जब एक अलग झील बनाते हैं, जब ये कट जाते हैं नदी से तो एक क्या है? अलग झील बना लेते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। मतलब चंद्रमा की तरह झील बना लेते हैं जिसको क्या कहा जाता है? चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या आने लगती है? बाढ़ आने लगती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को क्या कहा जाता है? ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहा जाता है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है और ऐसे मैदानों में कृषि बहुत अच्छी होती है क्योंकि जमीन बहुत उपजाऊ होती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। नदी के उत्थित तटों को क्या कहा जाता है? नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। समुद्र के पास जब नदी पहुंचती है तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते उस नदी का प्रवाह काफी धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित
हो जाती है, मतलब अनेक धाराएं, छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है नदी, जिनको वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, मतलब उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वो आगे बहा के ले जाए, और उस मिट्टी को वहीं निक्षेपित कर देती है, मतलब वहीं छोड़ने लग जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है। समुद्र में जो तरंगे उठती है, जो लगातार किससे? सैलों से, मतलब चट्टानों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। और लगातार चट्टानों से टकराती है तो क्या विकसित हो जाती है? दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, और समय के साथ ये दरारें क्या हो जाती है? बहुत बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको क्या कहते हैं? इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ये दरार बड़ी और चौड़ी हो जाती है तो इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। क्या बनते हैं? जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है। अब लगातार अपरदन होता रहता है तो वो छत को भी तोड़ देता है, और केवल दीवारें बचती है। और फिर अब क्या बच गई? केवल दीवार बच गई। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवार जैसी आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। जो समुद्र की तरंगे होती है, जो किनारों पर अवसाद जमा करके किसका निर्माण करती है? पुलिन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासनी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। मतलब जो बह के आते हैं ना छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी, उनको क्या कर देती है? अपरदित कर देती है। और गोलासनी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का क्या करती है? ये अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। जो हिमनद होते हैं वो गहरे गर्तों का क्या करते हैं? गर्त यानी मतलब गड्ढे, गहरे गड्ढों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में क्या होता है? उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। और उन गर्तों के अंदर जल भरने के बाद क्या है? वो सुंदर झील में बदल जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ प्रमुख चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। मतलब अब यहाँ पानी नहीं है, नदी नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर निक्षेपण का कार्य कौन कर रही है? यहाँ पर निक्षेपण का कार्य करती है पवन। पवन मतलब हवा। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको? छत्रक सैल। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है
तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू का टिब्बा कहते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले या पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है कि बालू के टिब्बे किस तरीके से बनते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। इसी के साथ अपना चैप्टर पूरा हुआ। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो सैल, किनारा, समुद्री गुफा। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से किनारा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, क्योंकि सैल से टकराती है और फिर समुद्री गुफा का भी निर्माण होता है, लेकिन तरंगी किनारे का निर्माण थोड़ी करती है। वैसे तो सैल का भी निर्माण नहीं करती, लेकिन उनके टकराती है ये सैल से आके। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है, तो हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोड। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी की घटना होती है। छत्रक शैलें पाई जाती है, तो छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है छत्रक शैलें? रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती है, तो चाप झील नदी घाटी में पाई जाती है। हिमनद, बर्फ की नदियाँ, विसर्प नदियाँ, पुलीन, समुद्री भृगु, बालू टिब्बा, रेगिस्तान, जलप्रपात, समुद्री तट, भूकंप, पृथ्वी का कंपन। इसी के साथ आज अपनी क्लास पूरी हुई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।